तो इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सीमेंट के बारे में। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले ये तो समझें कि सीमेंट होता क्या है। होता क्या है मतलब एक तो ये है कि आप बाज़ार में जाके बोरा देख लो। एक चीज़ ये है कि जब सीमेंट को हाथ में पकड़ोगे तो ये क्वेश्चन उठेगा ना कि ये आखिर बना किस चीज़ से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन में फिर उसके बेसिक सब्सटेंसेस, चलो ठीक है, मतलब पहले हमने देख लिया कि किस किस एलिमेंट से वो बना हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की कैसे जाती है। जैसे एक तो ये पता चल गया कि इसमें ये केमिकल्स प्रेजेंट हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फिर इसको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग देख ली। तीसरी चीज़, अब जब फैक्ट्री से बन के ये आ गया तो फिर अब इसका यूज़ क्या है। जब हमको घर बनवाना होगा तो हम ख़रीदने जाएंगे, तो सीमेंट लेके हम आ गए। अब सीमेंट को यूज़ कैसे करेंगे, तो सीमेंट को यूज़ किया जाता है कॉन्क्रीट में भी, मोर्टार में भी, लेकिन सीमेंट को डायरेक्टली नहीं यूज़ किया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। तो क्वेश्चन ये है पानी डालते क्यों है सीमेंट में, तो ये तीसरी चीज़ आ जाएगी, हाइड्रेशन, ठीक है। फिर तो मतलब अभी क्या हुआ, हमने सबसे पहले देखा कि सीमेंट बना किस चीज़, किन केमिकल से है, कॉम्पोजिशन। फिर उसके बाद एक्चुअल में इसको कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। तीसरी चीज़, जब हम इसको साइट पे लेके आए तो सीमेंट को यूज़ कैसे किया जाता है, पानी में डाल के, तो हाइड्रेशन। चौथी चीज़ क्या है कि टेक्निकली बोला जाए तो साइट पे लाने के बाद हम डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, हम पहले टेस्ट करते हैं कि जो सीमेंट ख़रीद के लाएँ वो सीमेंट ठीक तो है, कि ऐसे ही मतलब फालतू है। क्योंकि अगर बिना टेस्ट किए हमने साइट पर यूज़ कर लिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा केमिकल्स, किन केमिकल से बना हुआ है सीमेंट। फिर एक्चुअल में इसको साइट पे कैसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की, साइट बोल रहा हूँ, फैक्ट्री में इसको एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है। फिर जब हम बड़े प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट को यूज़ करने जाते हैं तो पहले उसकी टेस्टिंग कराते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो कि टेस्टिंग कराते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, पानी डालते हैं उसमें, तो हाइड्रेशन। तो कॉम्पोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग ऑन सीमेंट और हाइड्रेशन। तो 2 मिनट में मैंने ये कवर करा दिया कि आपको पढ़ना क्या है। अब थोड़ा थोड़ा हम ऊपर से देख लेते हैं कि हर एक टॉपिक में है क्या। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एज अ सिविल इंजीनियर आपके दिमाग में कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बहुत डिटेल में तो याद रखना उतना फीजिबल नहीं है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉम्पोजिशन एंड टाइप पे। तो सीमेंट बना किससे हुए होता है, देखिए एक क्वेश्चन ये है कि केमिस्ट्री के लेवल पे अगर आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में कि किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, एक क्वेश्चन वो है किन एलिमेंट और कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फिजिकली किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, क्योंकि हम तो फिजिकली यूज़ करेंगे ना, ये तो अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि वो छोटे छोटे एलिमेंट और एटॉमिक लेवल तक, लेकिन नेचर में तो हमको फिजिकली दिखेगी चीज़। तो हम पहले नेचर से शुरू करते हैं। तो कॉम्पोजिशन में सीमेंट बना होता है कैलकेरियस और आर्गिलेशियस सब्सटेंसेस से मिलके। कैलकेरियस सब्सटेंस कौन से हो गए, एलसीएम यानी लाइम, चॉक, मेरीन शेल्स, इनसे। अब देखो नेचर में तो आपको यही मिलेगा ना, लाइम, शेल। अब ये बना किन कंपाउंड से है वो बाद में आते हैं। अगली चीज़ है आर्गिलेशियस कंपाउंड। आर्गिलेशियस कंपाउंड में क्या है, सीएमएस यानी सी फॉर क्ले, एम फॉर मार्ल और एस फॉर शेल्स है शायद, ठीक है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, पर ठीक है। एनीवे तो ये हमको मिले, लेकिन जब हमने फिर इन कंपाउंड की स्टडी की कि आखिर ये किससे बने हुए हैं, तो हमको समझ में आएगा कि ये किन एलिमेंट से बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखा नेचर में किससे मिलता है, फिर हम देखेंगे ये किन एलिमेंट से बने हुए हैं ये सारे कंपाउंड्स। फिर उसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट है ना, ये आपस में फ्यूज़ हो जाके कौन से बोक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्टीमेटली ये बोक्स कंपाउंड ही होंगे जो कि सीमेंट की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो हमने यूज़ किया कैलकेरियस आर्गिलेशियस कंपाउंड को। अब क्वेश्चन है कि ये किन केमिकल से बने हुए थे, तो उसको याद रखने का तरीका है निमोनिक है लीसा सिम्सा। लीसा सिम्सा से कैसे याद हो जाएगा, लीसा इसमें Li से हो जाएगा लाइम, एस से हो जाएगा सिलिका। इन दोनों का यूज़ क्या है कि ये दोनों स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम, इन चीज़ों को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं और सेटिंग टाइम भी बढ़ाते हैं, तो सीमेंट की ताकत बढ़ जाएगी। फिर लीसा सिम्सा, ए से हो जाएगा आपका एल्यूमिना और सी से हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। अब ये दोनों ही कंपाउंड जो हैं इनकी एक यूनिक चीज़, ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ इंपार्ट करते हैं सीमेंट में। तो क्वेश्चन है वो कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे इसमें ज़्यादा आसान होगा, कैल्शियम सल्फेट से आप फैमिलियर हो, कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम। तो जिप्सम क्या करता है कि सेटिंग टाइम को रिटार्ड करता है, सेटिंग को रिटार्ड करता है, ठीक है। सेटिंग रिटार्ड करने का मतलब कि सेटिंग धीरे धीरे होगी, मतलब सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम होगा सेट होने में। और एल्यूमिना क्या है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक्ट करता है, ठीक है। एल्यूमिना को एक तो यूज़ होता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा एल्यूमिना क्या करता है, सेटिंग टाइम को घटाता है। समझ में आ गया, तो इनका ऑपोजिंग नेचर है। जिप्सम याद कर लो, उसी का उल्टा है एल्यूमिना। लीसा सिम्सा,
अगली चीज़ क्या हो जाएगा, सी तक हमने कवर कर लिया। फिर आई और एम से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, एम से हो जाएगा मैग्नीशियम। इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ रखने के लिए आप याद रख लो स्कूल, एस फॉर स्ट्रेंथ, सी फॉर कलर और एच फॉर हार्डनेस। ठीक है, SCH स्कूल मतलब स्ट्रेंथ, कलर और हार्डनेस इम्पार्ट करते हैं आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। नेक्स्ट चीज़ आती है SA सिम्सा, एस से हो जाएगा सल्फ़र, ए से हो जाएगा एल्कली। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि सीमेंट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के कारण क्या होता है, एफ्लोरेसेंस होता है, जिसकी वजह से स्पॉट फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब क्या होता है कि इनके कारण एक्चुअल में सीमेंट का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपको देखोगे जब आप दीवार उवाल पे देखोगे तो उस पर जो दाग आ जाते हैं ना, वो इसी एफ्लोरेसेंस की वजह से होता है। तो हमने देखा फिजिकली हमें कैलकेरियस आर्गिलेशियस कंपाउंड को मिलाना पड़ेगा, वो बने हुए होते हैं लीसा सिम्सा केमिकल से। अब क्या होता है कि जब हम ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे इंडिविजुअल कैलकेरियस और आर्गिलेशियस कंपाउंड को जब हमने मिलाया तो उनकी ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये आपस में फ्यूज़ होकर और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन शुरू करते हैं, जिनको कहा जाता है बोक्स कंपाउंड। तो बोक्स कंपाउंड याद रखने के लिए आप नंबर याद रख लो 32, 34। 32, 34 कैसे, देखो आपका ये बना होगा कैल्शियम, CS और A, ये तीन तो चीज़ें तो होंगी, क्योंकि आप खुद ही देखो आपने यहाँ पे क्या बोला, लीसा बोला ना, यानी लाइम, सिलिका और एलुमिना। एनीवे तो 32, 34 याद रख लो। अब 32 से क्या हो जाएगा, सबसे पहले 32 बोला तो 3 से याद हो जाएगा C3S, फिर 2 से C2S, फिर 3 C3A, फिर 4 C4AF। तो यानी क्या हो गया 32, 34 से 32 यानी C3S, C2S, C3A, C4AF। ठीक है, अब इनकी क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा होता है C3S 50 से 60%, फिर इसका आधा कर दो तो यानी आपका 25 से 30% C2S हो जाएगा। फिर 25 का आधा कर दो तो 12% 12 बचा, तो 8 से 12% आपका C3A होता है। अब उसके बाद आप क्या करो, 12 का आधा कर दो तो 6 से 8% C4AF होता है। ये इनका कॉम्पोजिशन हो गया। अब इनको हाइड्रेशन के बेसिस पे अगर आप डिवाइड करोगे तो 24 घंटे के अंदर हाइड्रेशन किसका हो जाता है, C3A और C4AF का। ये अभी हम याद करना आपको बताएंगे कैसे करना है। 7 दिन, तो फिर जब ये जल्दी जो हाइड्रेशन हो गया जिनका, वो क्या करेंगे, इनिशियल सेटिंग से रिलेटेड अगर शायद कुछ करेंगे हो सकता है। अभी इस पर हम देखते हैं। 7 दिन में होता है किसका हाइड्रेशन, C3S का, तो वो भी अर्ली स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा। और एक कंपाउंड C3A ऐसा होता है जिसका कि हाइड्रेशन 1 साल तक चलता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होगी। मतलब विथ टाइम आप देखोगे आपका स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रेशन चालू है किसका, C3A का। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्पोजिशन। नेचुरली कौन से कंपाउंड बनते हैं, कैलकेरियस आर्गिलेशियस कंपाउंड। ये बने होते हैं किन केमिकल से, लीसा सिम्सा से। और ये केमिकल्स जब फ्यूज़ होते हैं तो बोक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये हो गया, ये तो आपने इसके पीछे की केमिस्ट्री समझ लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या है, 3 ऑपरेशन आप करते हो इसको बनाने के लिए। निमोनिक क्या है, माई बिग, M से हो जाएगा मिक्सिंग, B से हो जाएगा बर्निंग, G से ग्राइंडिंग। सबसे पहले मिक्स करो आर्गिलेशियस कैलकेरियस कंपाउंड को, फिर उसके बाद उनको बर्न करो जिससे वो फ्यूज़ होके बोक्स कंपाउंड बना लें। फिर उसके बाद आप उसको ग्राइंड करो, क्योंकि ग्राइंडिंग से ही हाइड्रेशन, क्योंकि ग्राइंड जब उसको करोगे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे तभी तो वो पानी के थ्रू, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए ग्राइंड कर दिया जाता है। एनीवे तो मैन्युफैक्चर करने की, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के 2 तरीके हैं, एक है ड्राई मेथड, एक है वेट मेथड। ड्राई मेथड में देखोगे अब यही है, माई बिगी है, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग। तो ड्राई मेथड में क्या है, सूखा सूखा उसको आप क्या करते हैं, मिक्स कर दो। फिर बर्निंग में क्या, आप एग्जॉस्ट गैसेस का यूज़ करके उसको प्री हीटिंग करो, मतलब, और फिर उसके बाद एक्चुअल हीटिंग करो, और फिर ग्राइंडिंग। वेट मेथड में से पहली प्रोसेस में अंतर है दोनों में। वेट मेथड में जो मिक्सिंग होगी वहाँ पे सिर्फ कंपाउंड्स को नहीं बल्कि उसके साथ पानी भी मिलाया जाएगा, जिसकी वजह से स्लरी बन जाएगी, और यहाँ पे सूखा ही रहेगा। यही बस डिफरेंस है दोनों में। अब क्योंकि ये गीला हो गया तो यहाँ पे प्री हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे वाटर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हो सारी हीट को, शायद ये कारण है, पता नहीं। कारण होगा ना वेट करने का, तो वो यही होगा कि शायद जो प्री हीटिंग ड्राई मेथड में चाहिए होती है उसको अवॉइड करने के लिए वेट मेथड में हम पहले ही पानी मिला देते हैं। तो आपने देख लिया कि सीमेंट की कॉम्पोजिशन किससे है, हमने देख लिया उसको फैक्ट्री में किससे बना लेना है। अब क्या है कि फैक्ट्री से निकल के आ गया, सीमेंट के बोरे आ गए आपके पास। अब क्या है, इस सीमेंट को साइट पे यूज़ करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना कि वो ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब क्वालिटी देखोगे ना आप। तो सीमेंट की क्वालिटी देखने का तरीका क्या है कि सीमेंट को टेस्ट करो। एक स्टैंडर्ड है कि सीमेंट में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से टेस्ट डिज़ाइन किए, तो आप पहले टेस्ट कर लो। अगर सीमेंट टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर हम उसको साइट पे लाके उसमें पानी मिला देंगे, यानी हाइड्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट ऑन सीमेंट। तो 2 तरह के टेस्ट होते हैं, फील्ड टेस्ट और लैब टेस्ट। 2 फील्ड टेस्ट हम करते हैं और 6 लैब टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फील्ड टेस्ट पे।
तो फील्ड टेस्ट में क्या है, जो दो टेस्ट हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ से रिलेटेड। फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखने के लिए निमोनिक क्या है, देखा, यूज़ किया और फेंक दिया, ठीक है। तो देखा यानी सीमेंट दिखने में ग्रे कलर का होना चाहिए। यूज़ किया मतलब जैसे ही सीमेंट को हाथ में उठा के मसला तो आपको ठंडा लगना चाहिए। ठंडा लगना मतलब सीमेंट के बोरे में हाथ डालो तो ठंडा लगना चाहिए। एनीवे उसको फिंगर के बीच में अगर आप रगड़ोगे तो स्मूथ लगना चाहिए। फिर उसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। फिर क्या है, देखा, यूज़ किया और फेंक दिया। फेंका तो किस में फेंका, पानी में फेंका। तो सीमेंट को अगर पानी में फेंको ना, तो अगर सीमेंट पानी के अंदर डूब जाए तब तो वो ठीक है, और अगर वो पानी के अंदर नहीं डूबेगा तो यानी ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। मतलब सीमेंट की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। तो ये हो गए फिजिकल टेस्ट आपके। इसके बाद होता है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में कुछ नहीं है, आप क्या करो, सीमेंट का सबसे पहले क्या करो, एक बीम टाइप की बना लो सीमेंट की 25 बाई 25 बाई 200 mm से, ठीक है। 25 बाई 25 और फिर 200 उसकी लेंथ हो गई। तो ये बीम नहीं कहलाएगी, स्टिक टाइप की कहलाएगी, क्यूबॉइड टाइप का। एनीवे तो इसमें आप क्या कर दोगे, इसको सपोर्ट्स लगा दो नीचे 150 mm की डिस्टेंस पे, और ऊपर से 340 न्यूटन का लोड लगाओ। फेल नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने फील्ड पे जल्दी जल्दी इस तरह के टेस्ट कर लिया, फिजिकल और स्ट्रेंथ। लेकिन ढंग के टेस्ट कब होते हैं सीमेंट पे, जब आप उसको लैब में लेके आते हो। तो क्वेश्चन ये है, लैब में सीमेंट पर कौन कौन से टेस्ट करोगे। तो देखो भाई, सीमेंट को करना क्या है, सीमेंट में आपको पानी मिलाना है ना, बिना पानी मिलाए तो यूज़ कर नहीं पाओगे। तो अब जैसे पानी मिलाओगे आप, तो पानी कर क्या रहा है, सीमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा ना। तो सीमेंट जितना ज़्यादा फाइन होगा, पानी उससे उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यानी आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि सीमेंट की फाइननेस कितनी है। तो सबसे पहला टेस्ट उसी का है कि फाइननेस देखने के लिए। तो फाइननेस से हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि सीमेंट की ग्राइंडिंग अच्छे से हुई है, मतलब सीमेंट को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक किया है कि नहीं। क्योंकि छोटे पार्टिकल में ब्रेक करोगे तभी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और तभी अच्छे से क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो फाइननेस हम दो तरह से निकाल सकते हैं सीमेंट की। कैसे कैसे, एक तो सीमेंट के वेट के टर्म में निकाल सकते हैं और एक उसके सरफेस एरिया के टर्म में निकाल सकते हैं। वेट के टर्म में कैसे, सीव टेस्ट का यूज़ करके, और सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैसे, ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके। अब सीव टेस्ट का कैसे, जो वेट होना चाहिए रेजिडुअल का, सीविंग करो आप सीमेंट की, तो उसके बाद जो बचा हुआ वेट होना चाहिए वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट के ओपीसी में। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया में क्या है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो जब ग्राइंडिंग करोगे तो उनका एक पर्टिकुलर वो एक छोटे साइज़ में आ जाएंगे। तो उस छोटे साइज़ में अगर हर एक का एरिया आप निकालो तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड एरिया होना चाहिए। उतना स्टैंडर्ड एरिया है, मतलब छोटे छोटे में डिवाइडेड है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए हर एक ग्राम। 1 ग्राम का लो तो उसका एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने फाइननेस देख ली, इससे आपको ग्राइंडिंग पता चल गई। नेक्स्ट हो गया क्या, अगली चीज़ हो गया कि वही है भाई कि सीमेंट में आप क्या करोगे, पानी मिलाओगे ना। तो नेक्स्ट टेक्स्ट होता है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी क्यों करनी है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप कंसिस्टेंसी करोगे, जब तक कंसिस्टेंसी टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप बचे हुए टेस्ट नहीं कर पाओगे सीमेंट पे। बचे हुए तीन टेस्ट कौन से हैं, 3S, सेटिंग टाइम, साउंडनेस और स्ट्रेंथ। तो ये तभी कर सकते हो जब आप कंसिस्टेंसी करो। क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंसी टेस्ट जब आप करते हो तो उससे आपको एक सर्टेन वाटर कंटेंट मिलता है। इसी वाटर कंटेंट का यूज़ करके, मतलब इसी वाटर कंटेंट में वेरिएशन लगाओगे, बेसिस यही बनेगा। जैसे हमारी बेस सैलरी होती है उससे 1.2 1.3 मल्टीप्लाई करके DAVA निकलता है, उसी तरह कंसिस्टेंसी जो है ये बेसिक वाटर कंटेंट हो गया। इसी में वेरिएशन कर करके सेटिंग टाइम, साउंडनेस और स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी का यूज़ हो गया। अब ये है कि कंसिस्टेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है उसको P बोलें अगर हम, तो ये मिलेगा कैसे हमको, आप सीमेंट में पानी मिलाते जाओ, ठीक है। सपोज़ आपने पहली बार पानी मिलाया, तो वो पानी मिलाओ जिसके करस्पॉन्डिंग सीमेंट जो प्लंजर है वो 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए ऊपर से। मतलब क्या हुआ कि सपोज़ आपने पहली बार पानी मिलाया होगा, तो हो सकता है कि कम पानी मिलाओ। तो पहली बार क्या हो सकता है, कम मिलाओगे पानी तो सख्त होगा सीमेंट पेस्ट, तो नीडल उतना अंदर जाएगी नहीं। तो हो सकता है 10 mm ही गया हो, फिर आप और पानी मिलाओ तो 20 mm हल्का हो जाएगा, 20 mm जाएगा, फिर और आपने पानी मिलाया तो और पानी ज़्यादा हो गया तो सॉफ्ट बन गया। तो एक लेवल ऐसा आएगा जब वो प्लंजर 33 से 35 mm तक अंदर जाने लगेगा टॉप से। तो उसी के करस्पॉन्डिंग जितना आपने पानी मिलाया था वो नोट करके लिख लो, यही कंसिस्टेंसी है। अब इसका यूज़ करके बचे हुए 3 टेस्ट करते हैं। कौन से 3 टेस्ट, 3S टेस्ट, सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ और साउंडनेस। तो सबसे पहले सेटिंग टाइम देखते हैं। तो अब देखिए जो वाटर कंटेंट निकाला था ना कंसिस्टेंसी के टाइम पे P, ये जितना भी पानी था इसका 85% पानी यूज़ करना है हमको सेटिंग टाइम के लिए, ठीक है। तो सीमेंट लिया, सीमेंट में 0.85 भी पानी मिलाया, पेस्ट तैयार हो गया। अब इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है तो उसके लिए कौन सा, स्क्वायर नीडल यूज़ करना है, और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए सर्कुलर नीडल। याद कैसे रखोगे कि इनिशियली शेप जैसे ही हो, अंत में सारे शेप सर्कल ही बन जाते हैं, क्योंकि सर्कल ही देखो आप हर जगह
सर्कल ही है, अर्थ भी सर्कुलर है, सन भी सर्कुलर है, वो नाचते भी गोल गोल ही हैं, तो अंत में सारे शेप सर्कल ही बनने हैं। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए स्क्वायर नीडल, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए सर्कुलर नीडल, ठीक है। अच्छा, अब तो जो आपने इनिशियल सेटिंग टाइम अब जब आप निकालोगे तो उसमें 0.85 भी पानी मिलाया सीमेंट पेस्ट में, तो ये जो स्क्वायर नीडल है ना, ये 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर जानी चाहिए। तो जितना टाइम लगेगा 33 से 35 mm में, वही इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। तो इनिशियल सेटिंग टाइम होना कितना चाहिए, 30 मिनट या उससे ज़्यादा, मतलब कम से कम इतना टाइम तो दो बंदे को कि वो पेस्ट वेस्ट मिला के उसको जहाँ पे लगाना है वहाँ लगा पाए, वरना उसके पहले ही सेट हो गया सीमेंट तो फिर यूज़ क्या करोगे। नेक्स्ट है फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम कैसे हम निकालेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम में ये आप यूज़ करो सर्कुलर नीडल को। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे या उससे कम होना चाहिए। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब आपने डाल दिया ना उस क्या कहते हैं, कम से कम इतना टाइम तो 10 घंटे बाद तक सीमेंट सेट हो जाना चाहिए। क्यों सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर आप छोड़ दोगे उसको तो फिर वो डैमेज हो सकता है वो सब्सटेंस, तब तक सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिंग टाइम हो गया आपका। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा हो गया, स्ट्रेंथ टेस्ट। अब सीमेंट की स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली क्या करोगे आप, सबसे पहले सीमेंट में पानी निकाल के सीमेंट का एक पेस्ट बनाओगे। तो अब इसमें क्या किया जाता है, सीमेंट मोर्टार बनाया जाता है, अकेले सीमेंट को नहीं यूज़ किया जाता है। इसमें 1 बोरी सीमेंट लो, 3 बोरी सैंड, यानी 1:3 इस कंपोजिशन को मिलाओ तो सीमेंट मोर्टार बन गया। अब अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो इस सीमेंट मोर्टार को आप क्या कर दो, एक क्यूबिकल मोल्ड में डाल दो जिसकी डायमेंशन 70.6 mm होगी, ठीक है। 70.6 mm क्यों रखी है, क्योंकि एरिया इससे आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो 70.6 इंटू 70.6 करने पे 5000 mm² आ जाता है, क्योंकि 7 7 49 हुआ ना, तो 5, तो ये एरिया आसान हो जाएगा, इसीलिए मोल्ड की ये डायमेंशन रखी है। एनीवे, तो आपने ये मोल्ड बना लिया, अब इसको क्या करो, यूटीएम में ले जाओ, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, वहाँ पर इसको गिराओ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपने सीमेंट सैंड तो मिलाया, पर वो अपने आप थोड़ी बन जाएगा, उसमें पानी आपको मिलाना पड़ेगा ना, तब वो जाके क्या कहते हैं सेट होगा। तो पानी कितना मिलाओगे, तो वही कंसिस्टेंसी में जितना पानी लगता है उसका 1/4 किया और 4 में से 1 घटाया 3, तो P/4 + 3%। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसमें कितना वाटर कंटेंट लगेगा, कंसिस्टेंसी P/5 और 5 का आधा किया प्लस 2.5%, इतना पानी लगाओ, ठीक है। तो यानी टेंसाइल में आपने कम पानी लगाया है, क्यों, टेंशन में वीक होता है ना सीमेंट और कंक्रीट, तो उसमें अगर आप पानी कम डालोगे तो ज़्यादा हार्ड रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा ऐसा टेस्ट आएगा। ये ऐसे ही बोल दिया बस मैंने। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने निकाल ली। अब नेक्स्ट क्या है अगला, अब नेक्स्ट अगला है साउंडनेस। तो साउंडनेस में क्या है, जो भी कंसिस्टेंसी है उसका 0.78 यानी 78% पानी डालो आप सीमेंट में, और अब उसको साउंडनेस के लिए टेस्ट करो। तो साउंडनेस के लिए टेस्ट क्या है, सबसे पहले ये है कि साउंडनेस, अनसाउंडनेस जो है वो आती किसके कारण है। अनसाउंडनेस यानी ऐसा हो सकता है कि सीमेंट एक्सपैंड कर जाए, ठीक है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले सीमेंट में पानी डाल दोगे, फिर टेम्परेचर या प्रेशर को वेरी करोगे, क्योंकि नेचुरली साइट पे जहाँ पे आप सीमेंट को कास्ट करोगे, यूज़ करोगे सीमेंट का, वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर वेरी करेगा ना, तो अनसाउंड नहीं होना चाहिए। तो निमोनिक क्या है याद रखने का, अनसाउंडनेस सीमेंट को मसल देती है, मतलब इट इज़ बैड फॉर सीमेंट, तो मसल इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसल से क्या याद हो जाएगा, Ma से मैग्नीशिया, सा से सल्फ़र, L से लाइम। अब इसमें सल्फ़र की आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो मैग्नीशिया और लाइम पे। तो अब मैग्नीशिया के कारण जो अनसाउंडनेस आती है उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है, मैग्नीशिया से याद हो जाएगा मांगना, क्या मांगी, ऑटो मांगी, तो ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं मैग्नीशिया के लिए। तो इसमें आप प्रेशर चेंज करोगे, तो जो लेंथ में चेंज आया है वो 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो अनसाउंड हो जाएगा। मसल, L, सल्फ़र की कोई ज़रूरत नहीं है, L से हो गया लाइम। अब अनसाउंडनेस जो रहती है, ठीक है, इसमें लाइम, तो इस क्या कहते हैं, आप एक तरह से यानी ये देख सकते हो कि साउंडनेस टेस्ट का यूज़ करके आप इनडायरेक्टली लाइम कंटेंट भी निकाल सकते हो। एनीवे, पर मेन एम अनसाउंडनेस है निकालना। तो लाइम में क्या है, L फॉर लाइम और L फॉर ले चैटलियर, तो ले चैटलियर टेस्ट का यूज़ करके आप क्या अनसाउंडनेस निकाल सकते हो ड्यू टू लाइम। अब मैग्नीशिया में आपने प्रेशर चेंज करके देखा था कि कितना एक्सपेंशन हो रहा है सीमेंट में। लाइम में आप क्या करोगे, टेम्परेचर चेंज करके देखोगे कितना एक्सपेंशन हुआ है। सबसे पहले 27 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ निकालो सीमेंट के स्पेसिमेन की, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा के निकालो, तो ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ बढ़ जाएगी। तो इन दोनों लेंथ के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप कहोगे कि आपका सीमेंट क्या है, ठीक ठाक है, ठीक है, टेस्टिंग में पास हुआ, वो अनसाउंड नहीं है। तो इस तरह से फील्ड टेस्ट, लैब टेस्ट कर लिया। तो अब आपका जब ये सीमेंट टेस्टिंग में पास हो गया तो अब आप इसको साइड पे लाओ, अब आप यूज़ कर सकते हो इसको, यानी अब ये सेफ़ है इसको यूज़ करना। लेकिन अब यूज़ कैसे करोगे आप इसको,
इसको यूज़ करने का यही तरीका है कि सबसे पहले सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, सूखा सूखा कभी नहीं साइड पे लगाया जाता। तो क्वेश्चन ये है कि पानी क्यों मिलाते हैं, क्योंकि सीमेंट में हाइड्रेशन प्रोसेस होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होती है इसको ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। सीमेंट में एक ही काम तो करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो यानी हमको समझना पड़ेगा ना कि वो पानी क्यों मिला रहे हैं, उसमें क्यों ज़रूरी है पानी मिलाना। तो हाइड्रेशन की डेफिनेशन क्या है, नाम से ही हाइड्रेशन, हाइड्रा यानी पानी, तो यानी जो रिएक्शन होता है सीमेंट और पानी के बीच में उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो इसमें हीट निकलती है। तो अब केमिकली देखते हैं कि क्या हुआ। केमिकली ये हुआ कि हमारे पास सीमेंट था, फिर हमने उसमें पानी मिलाया, तो पहली चीज़ तो सीमेंट पेस्ट बनेगा और फिर उसमें से आप देखोगे थोड़ा धुआं भी निकलता है, वो क्या है, हीट है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब एनालाइज़ करते हैं इसको एक एक करके, सीमेंट को इंडिविजुअली, फिर पानी को, और फिर उसके बाद सीमेंट पेस्ट को। तो सबसे पहले सीमेंट को एनालाइज़ करते हैं। सपोज़ मुझे हाइड्रेशन रिएक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना फ़ाइन आप सीमेंट को ग्राइंड करिए। क्यों उतना फ़ाइन ग्राइंड करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मैंने सीमेंट को फ़ाइन ग्राइंड किया उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया, अब क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ गया तो उतना ज़्यादा आपको पानी उसमें डालना पड़ेगा। पानी उतने ज़्यादा एरिया के कांटेक्ट में आएगा, जितने ज़्यादा एरिया के कांटेक्ट में आएगा उतनी जल्दी पानी के साथ सीमेंट का रिएक्शन होगा, जितनी जल्दी रिएक्शन होगा उतना कम टाइम लगेगा सीमेंट को सेट होने में। ठीक है, तो और गेन ऑफ स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो सेटिंग टाइम होता है फाइन सीमेंट का, वो कोर्स सीमेंट के बराबर नहीं हो सकता। क्यों, एक सीमेंट का साइज़ छोटा है फाइन वाले का, कोर्स में ग्रैन्यूल्स का साइज़ बड़ा है, तो हाइड्रेशन का रेट अलग अलग होगा ना। जो हाइड्रेशन होगा वो जल्दी जल्दी फाइन सीमेंट में होगा। एनीवे, तो ये सीमेंट के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट हो गया वाटर। तो सीमेंट में पानी डालें कितना, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखो टेक्निकली तो हमको डालना चाहिए 23%, एक्चुअली इतना ही रिक्वायर्ड है, पर 23% पानी जो है वो सीमेंट ग्रैन्यूल से रिएक्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है, सीमेंट के बीच में वॉइड्स होते हैं, तो 15% पानी वहाँ पे भी चला जाता है, इसलिए टोटली आपको 38% पानी डालना होता है। नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखना होता है अगर हमें कंप्लीट हाइड्रेशन करना है, 0.35 से 0.45 तक। तो ये वाटर के ही कारण हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस होती है। अब सीमेंट में जब पानी मिलाया तो सीमेंट पेस्ट बना। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट, कितना सीमेंट पेस्ट हम बनाएं, सीमेंट पेस्ट इतना हमको बनाना है कि वो पार्टिकल के चारों ओर वो सीमेंट पेस्ट आ जाए। क्योंकि अगर सीमेंट पेस्ट पार्टिकल के चारों ओर आ गया, सपोज़ कंक्रीट में आप यूज़ कर रहे हो, तो एग्रीगेट को चारों ओर से कवर कर लेना चाहिए सीमेंट पेस्ट को, क्योंकि जब वो चारों ओर से कवर करेगा तभी तो वर्केबिलिटी आएगी आपकी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं क्या कि इस रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है, असर क्या पड़ेगा हाइड्रेशन का। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रेशन का आपका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। इसीलिए देखो, हाइड्रेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इसीलिए क्या है कि आप मनचाहा सीमेंट और पानी नहीं मिला सकते, एक फिक्स्ड रेशियो है, क्योंकि उस फिक्स्ड रेशियो से कम निकालो, कम पानी मिलाओगे तो कुछ डिसएडवांटेज हैं, उस फिक्स्ड रेशियो से ज़्यादा पानी मिलाओगे तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसीलिए एक फिक्स्ड रेशियो। तो देखते हैं हाइड्रेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या है, हाइड्रेशन क्विकली कब होगा, जब सीमेंट पार्टिकल्स आपके फाइन होंगे, तभी सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा पानी के रिएक्शन के लिए। तो जितना ज़्यादा फाइन होगा उसका एडवांटेज क्या है, जितनी जल्दी हाइड्रेशन होगा सेटिंग उतनी ही जल्दी होगी, मतलब कम टाइम में सेटिंग हो जाएगी, तो सीमेंट सेट जल्दी हो जाएगा। जितनी जल्दी सेट हो जाएगा उतनी जल्दी हार्ड हो जाएगा आपका, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए, आप जल्दी से जल्दी स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी हार्ड हुआ उतनी जल्दी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। डिसएडवांटेज क्या है हाइड्रेशन का, कि देखो हाइड्रेशन के वक्त एक दिक्कत है कि हीट भी रिलीज़ होती है। अब देखो, हीट अगर रिलीज़ होगी तो क्या होगा कि सीमेंट के अंदर जो भी पानी है वो उड़ने लगेगा, उस गर्मी की वजह से इवेपोरेट होने लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये ऐसे ही याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब वो पानी उड़ेगा तो क्या होगा, सीमेंट श्रिंक करेगा तो क्रैक्स बनने चालू हो जाएंगे, उसमें क्रैक्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है तो आप सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ा दो। ठीक है, सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ाने पे ये भी दिक्कत है कि फिर हाइड्रेशन के कारण क्रैक भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए एक फिक्स्ड रेशियो रखा जाता है सीमेंट और पानी का। ठीक है, अच्छा अब ये जो हाइड्रेशन है, मैंने जैसा आपको बताया था कि सीमेंट बना किससे, कुछ केमिकल से मिलके बना है, वो केमिकल्स फिर आपस में रिएक्ट करके बोग्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो बोग्स कंपाउंड हैं इनका हाइड्रेशन अलग अलग टाइम पे होता है, सारे बोग्स कंपाउंड सेम टाइम में हाइड्रेट नहीं होते। जैसे C3A ये मात्र 24 घंटे में हाइड्रेट हो जाएगा, C4AF
वो भी मात्र 24 घंटे में हो जाएगा। लेकिन ये C3S इसको 7 दिन लगेंगे, C2S इसको 1 साल तक का टाइम लग जाएगा। तो ये अलग अलग टाइम पे हाइड्रेट होते हैं ना, तो ये अलग अलग टाइम पे स्ट्रेंथ इम्पार्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 24 घंटे में आपका C3A हो गया, तो वो आपकी इनिशियल सेटिंग की जिम्मेदारी ले लेगा कि ठीक है मैं इनिशियली सेट हो रहा हूँ, तो मैं मैं इनिशियली हाइड्रेट हो रहा हूँ, तो मैं सीमेंट को इनिशियली सेट कर दूँगा, यानी क्विक सेटिंग, रैपिड हार्डनिंग, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। अगर ये आपकी नीड है तो आप C3A का अमाउंट बढ़ा दो, लेकिन C3A बढ़ाओगे तो फिर हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। फिर C3S भी इनिशियल सेटिंग प्रोवाइड करेगा क्योंकि 7 दिन में ही ये हाइड्रेट हो रहा है। लेकिन C2S क्या कहता है कि मैं आराम से हाइड्रेट होऊंगा, तो ये बोलता है मैं होऊंगा आराम से, लेकिन मैं उसी के साथ साथ सीमेंट को बहुत लंबे टाइम तक क्या करता रहूँगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी ख़त्म हो गया, राइट। अब क्या होते हैं, मार्केट में अलग अलग टाइप के सीमेंट अवेलेबल हैं, वो तो शायद मैंने वहाँ पर लिख ही दिया है। ठीक है, ये देखो ना, जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट, एयर एंड ट्रेनिंग सीमेंट, तो इस तरह से बहुत टाइप के सीमेंट होते हैं आपके मार्केट में। ठीक है, वो भी मैंने लिखा तो हुआ है। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, हमें आगे देखो वो बोक्स कंपाउंड पता करने का बेनिफिट क्या था कि हमने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि 32, 34, C3A, C3S, C2S, C3A, C4AF, ये 4 कंपाउंड जो हैं ये अलग अलग टाइम पे हाइड्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, सीमेंट की प्रॉपर्टी को अलग अलग तरह से अफेक्ट करेंगे। तो इन्हीं का अमाउंट ऊपर नीचे करके या फिर सीमेंट में कुछ और डाल के हम सीमेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं उस बेसिस पे जैसे कि हमको सीमेंट का यूज़ करना है। सपोज़ ठंडी का टाइम है, वहाँ जल्दी जल्दी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो कौन सा कंपाउंड बढ़ा दें, या बड़ा काम कर रहे हो, डैम वैम टाइप बना रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, तो कौन सा सीमेंट बनाए कि उससे हीट कम हो। या फाउंडेशन में काम कर रहे हो, सीवेज यूवेज सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे सल्फेट अटैक हो सकता है, तो उसके लिए सीमेंट में क्या कर दिया जाए कि वहाँ वाली सिचुएशन में सीमेंट का यूज़ हो जाए। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग सीमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कि वो उस सिचुएशन के हिसाब से ठीक बैठे, तो इसीलिए हमने अलग अलग तरह के सीमेंट बनाए हैं। तो अब देख लेते हैं कि कितने तरह के सीमेंट है। देखो, कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, 4 कैटेगरी में हम पढ़ेंगे। जैसे पहला वाला जो है वो हार्डनिंग वाली कैटेगरी है कि आपको ऐसा चाहिए, कोल्ड वेदर है, वहाँ पे जल्दी से हार्ड हो जाए सीमेंट, तो रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। फिर इसी में इसका एक स्पेशल केस है, इंडियन रेलवे बनाती है जो IRC का T40 सीमेंट। दूसरा केस क्या है कि सपोज़ आप सीवेज यूवेज जैसे एरिया में अगर बना रहे हो, ठीक है, जहाँ पे सल्फेट वल्फेट अटैक करते हैं, सॉल्ट अटैक, क्लोराइड अटैक करते हैं, तो वहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सुपर क्यों बोला, क्योंकि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट सिर्फ सल्फेट को रेजिस्ट करेगा, सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट सल्फेट और क्लोराइड दोनों को रेजिस्ट करेगा। इसी के जैसा पोर्टलैग स्लैग सीमेंट भी है, सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की तरह। तीसरी चीज़ क्या है, जो बेस्ट पॉसिबल सीमेंट्स अवेलेबल है ना, वो है आपका PPC और हाई एल्यूमिना सीमेंट। जब मैं पावर ग्रिड में था तो वहाँ पे हम PPC ही यूज़ करते थे, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, और एक हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसे भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा चौथी कैटेगरी क्या है, क्विक सेटिंग, लो हीट, हाइड्रोफोबिक, इस तरह से। PPC को बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऊपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टी को कंबाइन कर देता है PPC। तो एक ही सीमेंट में आपको 2 सीमेंट के बेनिफिट मिल गए ना, इसीलिए हम साइड पे जनरली PPC का यूज़ करते हैं। थोड़ी डिटेल देखेंगे इसके बारे में इंडिविजुअली। सबसे पहले हार्डनिंग से शुरू करते हैं। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये तुरंत हार्ड हो जाएगा, यानी इसमें गेन ऑफ स्ट्रेंथ तुरंत हो जाएगा। क्यों तुरंत हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन जल्दी चाहिए हमको। तो हाइड्रेशन जल्दी चाहिए, तो हाइड्रेशन कब होगा जल्दी, जब इसमें फाइननेस ज़्यादा होगी, नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, जो वो बोक्स कंपाउंड जो कि इनिशियली हाइड्रेट हो रहा है उसका अमाउंट बढ़ा दो आप, तो C3S को बढ़ा दो। रैपिड हार्डनिंग की ज़रूरत कहाँ पे होगी, सपोज़ कोल्ड वेदर में आपको काम करना है, तो ठंडी के मारे सीमेंट जल्दी हाइड्रेशन हो नहीं पाएगा, हीट नहीं मिल पाएगी उसको, तो वहाँ पे आप रैपिड हार्डनिंग का यूज़ कर लो। इमरजेंसी में किसी चीज़ को बनाना है तो उतना टाइम नहीं दे सकते उसको हार्ड होने के लिए, तो वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग का यूज़ कर लो। स्पीडी कंस्ट्रक्शन, एक फॉर्मवर्क को हटा के दूसरे फॉर्मवर्क, उसी फॉर्मवर्क को दूसरी जगह यूज़ करना है, जल्दी काम करना है, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। इसी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, और तेज़ी से हार्डनिंग बढ़ा सकते हैं। कैसे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में आप कैल्शियम क्लोराइड डाल दो, वो और तेज़ी से हार्ड होने लगेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ दिमाग में रखो, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब ये है कि बस ये स्ट्रेंथ जल्दी गेन करेगा, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ सब में उतनी ही होगी। ठीक है, तो उस चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगली चीज़, तो ये हो गया आपके रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की।
हमें ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करना पड़े, आपको हो सकता है सॉइल में कंस्ट्रक्शन करना पड़े, सी में करना पड़े, सॉरी ऐसे चलते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, मतलब क्या है कि ये सल्फेट को रेजिस्ट करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सल्फेट आ कहाँ से रहा है यार, हम तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सल्फेट तो हम ला ही नहीं रहे हैं, हम सल्फेट क्यों डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कंस्ट्रक्शन ऐसा थोड़ी है कि आप अंतरिक्ष में जाके करोगे, आप या तो सॉइल के ऊपर कोई चीज़ बनाओगे, या फिर समुद्र में बनाओगे, या फिर हो सकता है सीवेज के लिए कुछ बनाओ। तो जैसे आपने सॉइल पे बनाया, फॉर एग्जांपल फाउंडेशन का काम कर रहे हो, वो डायरेक्ट सॉइल पे रेस्ट करती है, या फिर अंडरग्राउंड पाइप डाल रहे हो आप सीवेज के लिए, तो ये तो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में ना, और सॉइल में सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है। सी में अगर आप बना रहे हो, मैरीन कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी सल्फेट आ सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी सल्फेट नाम का केमिकल आ सकता है। तो ये सल्फेट जब कांटेक्ट में आएगा स्ट्रक्चर के, तो वो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाएगा, इसीलिए इसको रेजिस्ट करने के लिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हम बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये परेशान करेगा क्या, क्या कर लेगा, सल्फेट आ जाएगा तो। सल्फेट एक्चुअल में जब सीमेंट के साथ कंबाइन होता है तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है, मतलब दुगना कर देता है वॉल्यूम। अब एक बार की वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर क्रैक आपके आ जाएंगे, तो इसी चीज़ को अवॉइड करना है। अब सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के एक लेवल हम ऊपर भी चले जाते हैं, सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। मतलब इसका क्या एडवांटेज है कि ये सल्फेट को तो रेजिस्ट कर ही रहा था, सुपर इसलिए बन गया क्योंकि ये क्लोराइड को भी रेजिस्ट करने लगा। तो इसको बनाने का वही तरीका है, सीमेंट में आप ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और जिप्सम डाल दो। ठीक है, एनीवे, अब पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट जो है ये एग्जैक्टली सुपर सल्फोनेटेड सीमेंट की तरह होता है, ये भी क्लोराइड और सल्फेट को रेजिस्ट करता है। तो ये कैटेगरी खत्म हो गई। अगली चीज़ क्या है, क्विक सेटिंग सीमेंट और लो हीट सीमेंट। क्विक सेटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें सेटिंग जल्दी करानी है, तो जो भी सेटिंग को अवॉइड करता है, एग्जांपल जिप्सम, उसका कंटेंट घटा दो। जो सेटिंग को प्रमोट करता है, एग्जांपल एल्यूमिना, उसका अमाउंट बढ़ा दो। आपको चाहिए कहाँ क्विक सेटिंग करनी, सपोज़ ग्राउटिंग करनी है रिपेयर वर्क में, तो वहाँ पे, या फिर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में। ग्राउटिंग को आपने कहाँ पे देखा है, हमने देखा था पावर ग्रिड में, जब वो वाटर टैंक बना रहे थे तो उसमें लीक हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि उन्होंने ग्राउटिंग की थी। लो हीट सीमेंट का एडवांटेज क्या है कि देखो भाई, लो हीट अगर हीट कम निकलेगी तो श्रिंकेज कम होगा, कम क्रैक डेवलप होंगे। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उसी हिसाब से स्ट्रेंथ कम गेन होगी क्योंकि हाइड्रेशन कम हो रहा है। लो हीट सीमेंट को यूज़ करने की कहाँ पे ज़रूरत है, जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डैम बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, वहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि बिल्कुल स्ट्रक्चर की हालत ख़राब हो जाए। तो क्वेश्चन ये है कि आपको श्रिंकेज कम करानी है, तो बोक्स कंपाउंड 32-34 अगर आप देखोगे, C3S, C2S, C3A, C4AF, तो इसमें हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। तो लो हीट सीमेंट के लिए जो सब्सटेंस जल्दी हाइड्रेट कर रहे हैं उनका अमाउंट आप घटा दो, C3S और C3A का, और जो धीरे धीरे हाइड्रेट कर रहे हैं उनका अमाउंट बढ़ा दो, तो C2S को बढ़ा दो। ठीक है, अब इतनी सब सारे सीमेंट पढ़ने के बाद हम आएंगे बेस्ट सीमेंट पे, जिसको कि हम एक्चुअल में साइट पे यूज़ करते हैं, वो है PPC और हाई एल्यूमिना सीमेंट कभी कभार। तो PPC को यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, क्यों? देखो यार, सबसे पहले PPC का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये दो अलग अलग तरह के सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ कंबाइन करता है। कौन कौन से वो? एक तो ये है कि ये लो हीट सीमेंट की जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए वो दे देगा PPC, और सुपर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट उसकी भी प्रॉपर्टी देगा। तो एक सीमेंट में जब आपको दो की प्रॉपर्टी मिल रही है तो क्यों आप कुछ और इस्तेमाल करोगे, आप ऑब्वियसली इसी को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, PPC में सुपर सल्फोनेटेड सीमेंट के होने के कारण वो क्लोराइड सल्फेट को रेजिस्ट कर लेगा, तो खुल के बनाओ, सॉइल पे, सीवेज पे, कहीं पे भी यूज़ करो। ठीक है, और लो हीट होने के कारण क्योंकि हीट कम जनरेट होगी तो क्रैकिंग नहीं आएगी। हालांकि ये है कि स्ट्रेंथ थोड़ा धीरे धीरे गेन करेगा ये। तो क्वेश्चन ये है कि यार इतना अच्छा सीमेंट है तो इसको बनाएं कैसे। तो उन्होंने कहा कि सीमेंट में आप सिर्फ पोजोलैनिक मटेरियल डाल दो, दैट इज़ एल्यूमिनियस या फिर सिलीशियस कंपाउंड, इस टाइप की चीज़ें बस डाल दो, तो इससे काम बन जाएगा आपका। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट मतलब क्या है, एल्यूमिना इसमें ज़्यादा है, एल्यूमिना और यानी बॉक्साइट कहलाता है, और लाइम और तो लाइमस्टोन कहलाता है, तो बॉक्साइट और लाइमस्टोन डाल दो। एल्यूमिना बढ़ाओगे आप तो इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम घट जाएगा। तो एक तरह से हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों को अफेक्ट करता है। इनिशियल सेटिंग टाइम वो बढ़ा देगा जिससे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा सीमेंट के साथ काम करने का, फाइनल सेटिंग टाइम वो घटा देगा, तो यानी क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, सीमेंट से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा सीमेंट से रिलेटेड, कि सीमेंट सबसे पहले बना किससे है, कौन से फिजिकल सब्सटेंस से, फिर उसमें कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, फिर वो हीट करने पे कौन से बोक्स कंपाउंड बना लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन समझ ली, इस कॉम्पोजिशन का यूज़ करने पे हमको ये समझ में आ गया बोक्स कंपाउंड कैसे अफेक्ट करते हैं। फिर हमने सीमेंट बनाने शुरू किया, अलग अलग टाइप के हम सीमेंट बनाएंगे बेस्ड ऑन हमारे यूजेस।
फिर ये सीमेंट जब बोरे में भर के आएंगे तो हम एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाएंगे, उन बोरों को ख़रीदेंगे, कुछ बनवाना होगा हमको तो, लेकिन हम सीमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले सीमेंट का टेस्ट करेंगे और फाइनली जब हम साइट पे सीमेंट को लाएंगे तो उसमें पानी डालेंगे ना, तो हाइड्रेशन हम समझेंगे उसके लिए। बस इतना सा था सीमेंट। सीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, आधे घंटे में कंप्लीट हो गया है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट इट। और स्पीड बढ़ा के आप वीडियो को 1.5x 1.75x पे चलाओगे तो और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।